वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक चार्जेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, है ना। फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, पोटेंशियल डिफरेंसेस, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स, ये सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि आज के टाइम पे हम लोग पूरी तरह से 110% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं चार्ज। चार्ज होता क्या है, तो थोड़ा सा एक बात हम लोग बताते हैं। क्लास 9 में क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो क्वांटिटीज मतलब दैट मीन्स है कि ऐसे कोई भी चीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो कहलाते हैं मतलब क्वांटिटीज कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, है ना। चार्ज को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेस क्या है, जैसे कि हम लोग क्लास 9 में हम लोग पढ़ते थे मोशन, फोर्सेस, ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ते थे। उसमें जितने भी फोर्सेस हम लोग इन्फ्लुएंस करते थे, किसी चीज पे एक्सपीरियंस करते थे, वो चीज था मास, है ना। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है चार्ज। तो चार्ज क्या है, सिंपल सा एक बात हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन इट। वो क्या कर सकता है, अपने ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। उसी के ऊपर हम लोग उसका मेजरमेंट को नापेंगे, तौलेंगे, मेजर करेंगे, देखेंगे कि उस पे इफेक्ट कितना पड़ रहा है। तो वो सारी चीजों को, मेजरमेंट को अगर हम लोग करते हैं, उस फील्ड को हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। दैट मीन्स है कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे चार्जेस का, है ना। उस पे लगने वाले फोर्सेस को, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये काफी मजेदार चैप्टर है ना, फिजिक्स का काफी बढ़िया चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चार्जेस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे और पहले जानते भी है इसको, ये भली भांति इस टॉपिक से हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो चार्ज का बेसिकली क्या हम बता दिए डिफाइन आपको, कि चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो चार्ज चार्ज का बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, है ना। चार्ज, तो चार्ज को देखते हैं हम लोग। इसका क्या होता है, दो टाइप होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत जगह पे कैपिटल क्यू भी मिलेगा और बहुत जगह पे स्मॉल क्यू। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग दोनों को समझ लेते हैं, हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो हाँ ये हो गया। अब इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, वो क्या होता है, कूलम। इसको बेसिकली कैपिटल सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतना चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करते हैं, है ना, तो ऐसा है कि हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। क्या आप जानते हैं कि भाई लाइक चार्जेस अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर एक जगह पे आता है, पॉजिटिव चार्ज और एक सेम पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर के आते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है ना। तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे समझ सकते हैं। तो इसका जनरली दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। एक होता है टू प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, क्या क्या है भाई, तो देखते हैं। टू प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, तो फर्स्ट नंबर पे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सॉरी, रिपेल ईच अदर। ठीक है,
सेकंड नंबर पे अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास 9 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी पढ़े, ठीक है। तो क्या है कि देखते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन में हम लोग को 1.6 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर हम लोग वन प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे माइनस लगाया था, ठीक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, तो जो कि प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे को देखने को मिलेगा। चलिए अब ऐसा है कि एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग सपोज करते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उससे नेगेटिव वैल्यू को वहां से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो कितना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, है ना, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। जब एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास में इतना कूलम चार्ज है ना, तो अगर हम पूछे आपसे कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो उसको जल्दी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ये है कि वन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना हम लोग देखते थे, 1 इतना कूलम, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज चार्ज को वहां से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 कूलम के लिए बात करेंगे तो 1 कूलम ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो गया, है ना, तो इधर कितना हो जाएगा, ये आ गया नीचे, तो 1.6 into 10 to power -19, है ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये चला गया ऊपर हमारा, ठीक है, तो ये हो गया 10 to the power 19, है ना, और ये हो गया 1.6, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व वगैरह करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, हम लोग एक जीरो को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया इंटू 10 to the power 18 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो निकाल करके इसमें पुट कर दिए तो 1.6। इसका जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में हम लोग को 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद जब हम लोग इसको समझ गए हैं तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर के तरफ आते हैं, है ना। तो चार्ज को फिर से एक बार हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं। चलिए चार्ज एक मतलब ऐसा है कि पूरा चैप्टर में हम लोग चार्ज के ही बेसिस पे सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। विदाउट इसके हम लोग आगे की चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत बेसिक चीज भी है, ठीक है। चलिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का, तो भाई इसके बारे में तो हम लोग बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आए हैं, है ना। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर्स क्या होंगे भाई, मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस का ही बात कर ले, तो चार्जेस क्या कर सके, फ्लो कर सके, है ना। कि ऐसे मटेरियल जिन पे क्या हो सके, चार्जेस फ्लो कर सके, उनको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। लेकिन अगर इंसुलेटर का बात आता है तो इंसुलेटर वैसे मटेरियल्स होंगे जिसमें अगर हमारा करंट जो है वो कि फ्लो ना करे, है ना, चार्जेस फ्लो ना करे, उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। तो इसको पता है हम लोग, ये क्या होगा इसका अगर एग्जांपल के लिए डिस्कस करते हैं तो ये ऑल मेटल्स होंगे, मेटल्स होंगे। अच्छा, अच्छा ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों मेटल्स, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स ही क्यों जो है कि एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके बिहाइंड एक रीजन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो रीजन ये है कि मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं ना कि किसी चीज को ढोने के लिए, ठीक उसी तरह अगर मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्जेस को ढोने में हेल्प करते हैं, वो मतलब उसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलता है।
तो 2 8 और ये 1। तो हम लोग ये पा रहे हैं कि इसमें एक क्या है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर इस तरीके से, ये समझ लीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब इस पे कोई अगर एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, कि सपोज करते हैं कि क्यू चार्ज हमारे पास में आ रहा है, तो ये क्या करता है, इसको इधर से ऐसा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ये क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से वो क्या करता है, उसको फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम लोग को ये बात पता है कि जब कभी भी चार्जेस का या तो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, यानी कि अगर फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग करंट भी बोलते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, है ना। तो इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया कि मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर होते हैं। उसका पीछे रीजन ये है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सरफेस पे, उनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहरी चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका तो हम लोग को आंसर मिल गया। चलिए इंसुलेटर्स में क्या होंगे भाई, इंसुलेटर तो ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, तो बहुत सारे वैसे कॉमन है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा, प्लास्टिक, है ना, वुड, क्लोथ, पीटीसी, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा टॉपिक था, इसको हम लोग यहीं छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम अभी दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक हो गया पहला चार्ज और दूसरा जो है कि हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था कि ग्राउंड से जितने हाइट पे हम लोग रखते थे, है ना, ग्राउंड से जितना हाइट होता था उसमें उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग ना उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और ब्रश अप करते हैं, अच्छा करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक टॉपिक है छोटा सा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी पर्सन है, चाहे वो हम है चाहे वो आप हो, है ना, एक दायरा होता है हम लोगों का, जिस दायरे पे हम लोगों को दूसरे लोग जानते हैं वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वो हो गया हमारा फील्ड। उस एरिया में, उस फील्ड में हम लोग को कोई भी अच्छे से पहचान सकता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह क्या होता है कि चार्ज का भी अपना एक दायरा होता है, जिस जगह पे वो लोग क्या कर सकता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसको अपनी तरफ या तो वो खींचेगा या तो उसको अपने से दूर धकेलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं कि मेरे पास में एक चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज है, ये क्या करता है अपने आसपास में इस तरीके से एक फील्ड बना लेता है ना, ये फील्ड। अब इस पे दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो कोई एक उसका सेम चार्ज आ जाए, मतलब अगर इसको बॉय समझ रहे हैं तो एक और बॉय आ जाए, तो दोनों में झगड़ा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो झगड़ा स्टार्ट हो जाए, है ना। लेकिन अगर सपोज करते हैं गर्ल्स है तो इवन गर्ल्स बॉयज अट्रैक्ट देम, है ना। तो ऐसे ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे भी मिल सकता है। क्या है कि ऐसा सपोज करते हैं कि एक ना इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, वो आता है ना, उस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसके एरिया पे लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा उसको, है ना। तो यही चीज है ना, इसी चीज को हम लोग क्या समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि ये इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहां से करीब ये काफी दूरी पे है, ये जो डिस्टेंस है इसके लिए इंफिनिटी होगा, है ना। इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को, है ना, अगर हम लोग इस यूनिट चार्ज को क्या कर रहे हैं, उठा करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेकर के आ रहे हैं, है ना, और इस चार्ज को उठा करके लाने में जितना हमको वर्क डन करना हो रहा है, that work done is equal to the electric potential, that work done is equal to the electric potential। तो ये अब हम लोग को समझ में आया क्या चीज, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूविंग
यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं इसको। तो द वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द दिस चार्ज, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना होगा उसी चीज को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके क्लियर। तो क्या हो सकता है इसके लिए, वर्क डन हो गया है ना। तो नीचे में क्या होगा, वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग क्यू ले लेते हैं है ना। वहां पे स्मॉल क्यू लिए तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग स्मॉल क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू हो गया। तो इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया है ना। अब रही बात, अब हम लोग इसको तो समझ गए, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया कि भाई एक चार्ज है उसको इंफिनिटी से उठा करके किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट ऐसा भी है कि यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो जगहों के लिए किया जाए, सपोज करते हैं कि इसके लिए हमारे पास में इसको हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ रहा है, सपोज करते हैं है ना। और अगर हम चाहेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बुक में दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लेके आए, इसके लिए अभी इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 है, ठीक। अब एक बार फिर से वर्क डन करते हैं, अब इसको उठा करके फिर से इस पॉइंट पे लेकर के आए है ना। तो अब इसका वर्क डन V2 हो गया। तो अब इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है उसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इन दोनों का, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको क्या करने का मतलब है कि अब देख लीजिए, ये क्या है कि ये आपका दो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर दो पोटेंशियल्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा उनको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मेरा क्या हो गया V2, सॉरी V2 माइनस V1। तो ऐसा कुछ हमारे पास में निकल करके आएगा है ना। तो अब देखिए ये जो है इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V। तो ये हो गया V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो अब चाहेंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन ही कर रहे हैं है ना। तो होल वर्क डन हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वो सब देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट के बारे में बात करेंगे, फिर उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। मतलब ये अक्सर ऐसा होता है, अगर हम इसको ये जगह को हम लोग यहाँ पे जीरो मानते हैं और इस पॉइंट को भी मानते हैं, तो इन दोनों के लिए भी जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया है ना। तो अब यहाँ पर भी वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, बट अगर इन केस की वो एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है तब के केस में वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को एक तरीके से दोनों को सेम समझ सकते हैं है ना। बट केसेस अलग है, थोड़ा सा एक बाहर में काम कर रहा है, एक अंदर, एक बाहर से अंदर लाने के लिए और एक अंदर में ही दो लोकेशंस का डिफरेंसेस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसको हम लोग ये भी V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेजरमेंट के लिए है ना, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग, एक डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगा करके मेजर करते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा घर पे कोई स्टेबलाइजर वगैरह में, तो यहाँ नीचे में भी लिखा रहता है छोटा सा, तो वो बताता है कि आप जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, जो मीटर यूज कर रहे हो, उस मीटर का नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपका इससे मिलता जुलता है, इस वोल्ट से मिलता जुलता है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है ना। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हमारा खत्म हो गया।
उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन अ यूनिट ऑफ टाइम, है ना। एक यूनिट ऑफ टाइम पे किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसी चीज को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन आई से होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन यूनिट ऑफ टाइम, एक इकाई समय पे कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, उसी चीज को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया चार्ज क्यू, और ये कितने यूनिट टाइम पे पास हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, फॉर्मूला, है ना। तो बेसिकली यही चीज है। आगे देखते हैं इसमें इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको नापने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मीटर। इट इज measured by using a device। कौन सा डिवाइस है, आर्मीटर। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर इसका डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है ना कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है, ठीक है। चलिए, जो डायरेक्शन होता है, तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। बैटरी के प्लस से ही निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो जाता है, इंड हो जाता है, ठीक। चलिए, इसको हम लोग समझ गए। इतना चीज हम लोग को काफी सिंपल पॉइंट्स है। अभी हम लोग देखते हैं ना कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में तो बता दिए, है ना। अभी अगर ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा सर्किट डायग्राम समझने से पहले थोड़ा सा एक और बात को हम लोग समझते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये कैसे समझ में आता है हम लोगों को, कि कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग अपने घर पे बहुत बार ऐसे अपने बोली चाली के भाषा में हम लोग बहुत बार सुने हैं कि हमारे घर पे अभी जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट है ना, या 250 वोल्ट है, या 440 वोल्ट है, ऐसा हम लोग सुने हुए हैं, है ना। तो हम लोग को लगता होगा कि भाई ये चीज है क्या। तो वो चीज क्या है ना कि देखिए, ये हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं कि जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक बिल्डिंग है ना, इस तरीके से एक टावर है, टावर के ऊपर में एक टंकी रख रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से वायर ये से, है ना, एक पाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, नल से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डायग्राम बहुत गंदा है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। इस टंकी में क्या है, पानी है ना। तो पानी क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, ऐसे करके बाहर है, इस जगह से वो निकल करके बह रहा है, ठीक है। तो बहेगा वो तब तक जब तक इस टंकी में क्या है, पानी, इस टंकी में वाटर जितने देर तक है वो तब तक ही बहेगा। जैसे ही वो फ्लो करना है ना, ये जो बहना है वो खत्म हो जाएगा, चार्जेस का बहना फ्लो करना खत्म हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि इसमें से पानी भी आना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर ये पानी जो आ रहा है नीचे की तरफ में फ्लो करके, ये तभी तक बहेगा जब इसमें पानी है ना, वाटर है। तो ठीक इसी तरह क्या होता है ना कि हमारे पास में जो दो वायर्स हम लोग देखते हैं अपने टावर्स के ऊपर, या तो घर के बाहर जो तार लगा रहता है ना, वो वायर्स जो है वो बेसिकली तीन वायर्स होते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम लोग दो वायर्स के लिए ही समझते हैं, तो इन दोनों में ठीक इसी तरह सपोज करते हैं कि इनका हाइट, एक का हाइट इतना इस तरीके से है, ठीक है। सपोज करते हैं कि पहला तार जो है वो ये हाइट पे है, और दूसरा तार तार जो है वो इस हाइट पे है। तो हाइट का मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल हाइट है, ये समझना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस अंतर रहेगा,
तभी तो यहाँ से ये पानी जो है कि बह करके नीचे आएगा। अब ऐसा करेंगे कि हम लोग एक ग्राउंड पे एक टंकी रख लेते हैं। इस टंकी से अगर हम लोग फ्लो करेंगे, है ना, और इसी लेवल पे पानी है, तो क्या होगा, ये पानी तो बहेगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि इन दोनों का जो हाइट है, एग्जैक्ट हाइट, इन दोनों का जो हाइट है, मतलब ये जो सरफेस है, या तो यहाँ पे जो ये होल है और ये जो पानी का लेवल है, ये दोनों सेम हाइट पे आ जाएगा, जिसके चलते यहाँ से क्या होगा, कोई भी पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो वाटर का फ्लो तभी हो सकता है जब यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट हो, तभी इस होल से कुछ ना कुछ वाटर जो है कि बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरह क्या होगा कि इन दोनों जो वायर्स है, ये दोनों जो वायर्स है, इन दोनों में कुछ ना कुछ इस तरीके से डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर वो डिफरेंसेस होंगे तब इसमें से क्या होगा कि वायर में से इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का फ्लो होगा दूसरे वायर्स की तरफ में। और अगर ऐसा होता है तो वो क्या करेंगे कि वो करंट का रूप ले लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो करंट का रूप बिल्कुल ही नहीं ले पाएंगे, ठीक। चलिए, समझ गए। तो इसको और थोड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा है कि एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी के साथ में नहीं जोड़ रखा हुआ, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो पता नहीं किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, वो जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से है, हम क्या करते हैं, ये सेम कंडक्टर को पकड़ते हैं और हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। एक बैटरी के साथ में इस तरीके से एक बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ठीक इसी तरह इधर मेरे पास में प्लस आ जाएगा और दूसरी तरफ में क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो मुझे पता है कि इस कंडक्टर के अंदर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेंगे, देखिए वो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आप देखिए किस तरीके से हो गया। इधर से वो निकलना स्टार्ट होंगे और इस तरीके से जाएंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर हो गया, इधर, इनका जो डायरेक्शन हो गया इधर। लेकिन अगर करंट का भी बात कर लें तो करंट किधर से जाता है, इधर से। इधर क्या हो गया मेरा, करंट, ओके। तो करंट का फ्लो हो गया मेरा इस डायरेक्शन में, इधर से निकल करके इधर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुझे किधर से दिखा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है और इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल करेंगे तो वो इधर से दूर जाना चाहेंगे और इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके चलते होगा क्या कि एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा और कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसके चलते क्या होगा, उसमें एक करंट जनरेट होगा जो कि उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया मेरा करंट का फ्लो, ठीक है। चलिए अब बारी आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वो एक रास्ता है जिसमें से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। वो रास्ता कैसा है, वो क्लोज रास्ता है, बंद रास्ता है। अब देख लीजिए आप लोग इस रास्ते को, ठीक है। अब इस करंट में क्या है कि ये इस तरीके से आकर के यही मिल रहा है ना। हो क्या रहा है, देखिए ये यहां से निकला करंट, है ना, इधर से घूमता हुआ और फिर वापस इधर आ गया। तो ये एक क्लोज रास्ता है, एक क्लोज पाथ है। इस तरीके का जो क्लोज पाथ होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सर्किट यही चीज है, इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ जानना नहीं है, फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए सर्किट और सर्किट डायग्राम ये दो बातें होती है ना। तो सर्किट क्या होता है कि ये क्लोज रास्ता, ये क्लोज पाथ, है ना। और एक डायग्राम क्या हुआ कि डायग्राम क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग उसका ना सिंबल्स के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज का डायग्राम बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और टाइम टेकन भी होता है। तो समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सिंबल्स का यूज कर लेते हैं। सिंबल्स का यूज करने से मेरा क्या होता है, टाइम में बचत हो जाता है और आसानी से उसको रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं, ठीक है। चलिए सर्किट डायग्राम भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट,
ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक क्लोज पाथ जिसमें से करंट फ्लो करे, उस क्लोज पाथ को मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, थोड़ा सा बना करके भी देख लेते हैं हम लोग। इस तरीके से है, ठीक है, ये हो गया मेरा स्विच, ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये वायर्स हो गए, वायर्स हो गया, ये हो गया बैटरी, ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। करंट का भी फ्लो दिखा देते हैं, ये करंट हो गया, इधर से आ रहा है, इसका जो वोल्टेज है वो मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हम लोगों को क्या मिला कि देखिए बल्ब बनाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, अगर हम लोग उसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाने लगते तो। स्विच बनाना रहता तो स्विच बनाने में भी टाइम लगता, तो हम लोग क्या किए कि एक शॉर्टकट में एक इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। और ये हमारा बहुत आसानी से बन गया है ना, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो मैं बता दूंगा, है ना, और कुछ आपके स्क्रीन में भी आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। चलिए मैं आप इसको इरेज करता हूँ, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा सर्किट के बारे में देखते हैं। देखिए ये सर्किट कैसे हुआ कि देखिए यहाँ से ये करंट निकला और वापस से इसी पॉइंट पर पहुंच गया, बैटरी से निकला और बैटरी पे वापस पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मालूम चल रहा है कि ये एक क्लोज रास्ते पे है ना, इधर से निकला और वापस, तो ये रास्ता तो कहीं खुल नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि ये जाकर के यहाँ पे कहीं खुल रहा हो, वैसा तो कुछ नहीं है, वो जाकर के वापस से अपने जिस पोजीशन से निकला था उसी पोजीशन में दोबारा से एंटर कर जा रहा है, जिसके चलते ये क्लोज पाथ कहलाता है, ठीक है। तो किसके लिए, करंट के लिए, इसीलिए हम लोग इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं, क्या बोलता है कि ओम्स लॉ बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कि ये कैसे काम करता है। तो बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक और बात कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर ऐसा नहीं कि एक बार हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे नापे, दूसरी बार हम लोग 45 डिग्री 45 डिग्री में नाप रहे हैं, वैसे एक फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग अगर इस चीज को मेजर करेंगे तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस इट्स एंड मतलब कि कोई बैटरी है ना, बैटरी क्या होता है, उस सर्किट का एंड होता है, क्योंकि यहां से वो स्टार्ट किया है और वापस से इस जगह पे आकर के एंड कर रहा है, तो ये बैटरी है और बैटरी का ये एंड पॉइंट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं क्रॉस इट्स एंड, ये एक एंड हो गया और एक ये एंड हो गया, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है बी में। तो ऐसा है कि जब ये ए जो है, आई जो है इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये भी तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो जब कभी भी हम लोग को पता है कि हम लोग एक प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वी पुट अ कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को पुट करेंगे, है ना। वो कांस्टेंट क्या होगा, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, सॉरी हम लोग उसको कैपिटल आर लिखते हैं, जो कि एक रेसिस्टेंस है। तो हमारे पास में ये एक चीज निकल करके आता है। तो फिर से मैं समझा देता हूं आपको ओम्स लॉ क्या था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, है ना। तो क्या है, करंट जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के, तो पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस करंट के वो होगा, है ना। तो जब कभी भी ये प्रोपोर्शनलिटी का, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, वी पुट अ कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे इस केस में ये क्या है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस है वो, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज है क्या, है ना, और कैसे ये मतलब फंक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए
तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर सकते हो। चलिए, तो अब जो थोड़ा सा एक बात है कि अभी हम लोग ना ओम्स लॉ के बारे में तो अच्छे से समझ गए, है ना? अभी एक नया टर्म हमारे पास में निकल करके आता है, वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, चलिए, ये ओम्स लॉ के अंदर वाला ये टॉपिक है ना? रेसिस्टेंस। चलिए, ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अवरोध पैदा करना। मतलब अगर हम लोग एक प्लेन रोड पे जा रहे हैं जहां पे किसी भी तरह का बम्प्स नहीं है, जो रोड्स में देखते हैं ना ऐसा ऑब्स्टेकल लगे रहते हैं, वो स्पीड ब्रेकर जिनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? वो किसी भी तरह से उस पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, ठीक है? दो रोड है, रोड ए में क्या है कि आसानी से जा सकते हैं, इसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। रोड बी में क्या है कि ढेर सारा स्पीड ब्रेकर है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर वहां पे लग रखे हुए हैं। तो होगा क्या, देखिए, हम लोग ऐसा पाएंगे कि ए वाले रोड पे हमको चलने में काफी आसानी होगा, और बी वाले में क्या होगा कि काफी कठिनाई होगा। हम अगर बाइक चला रहे हैं तो हम लोग को बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्लच ब्रेक वगैरह को बार बार अप्लाई करते रहना होगा, है ना? जिसके चलते थोड़ा सा थकान ज्यादा होगा, है ना? तो ए वाले में हमको क्या सुविधा है, आसानी है ना? तो ठीक इसी तरह रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है कि वो रोड बी की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि अगर हम लोग स्पीड जा रहे हैं तो उसको क्या करता है, वो रोकने का कोशिश करता है, उसका वो अपोज करता है, ठीक है? तो ये इसको चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि ये रोड बी की तरह है। क्या कहता है कि ये वैसा रोड है जिसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से जाना चाहे तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रोकने का कोशिश करेगा। ठीक उसी तरह रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट का वो क्या करता है, अपोज करता है, धीमा कर देता है उसमें। वो रोड बी की तरह है, ठीक है? वो क्या कर रहा है कि करंट का फ्लो को वो क्या करेगा, अपने ऊपर में वो स्लो कर देगा, ठीक है? चलिए, अब कंडक्टर्स में करेगा। कंडक्टर्स बेसिकली कोई वायर्स जो होंगे वो तो कंडक्टर्स ही होते हैं, तो कंडक्टर्स को समझते हैं, वो रोड है जिसमें ढेर सारे ऑब्स्टेकल है ना? ऑब्स्टेकल है, स्पीड ब्रेकर है। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास में दुनिया का सबसे अच्छा जो कंडक्टर ऐसा माना जाता है वो है सिल्वर, है ना, चांदी, जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। रेसिस्टेंस कम मतलब उसमें किसी भी तरह से स्पीड ब्रेकर नहीं है, आसानी से उसमें करंट फ्लो कर सकता है। अब करंट फ्लो करेगा, उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना? लेकिन जहां पे रेसिस्टेंस अधिक होगा उस जगह पे क्या आएगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगे। वो जल्द अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट जो है उसमें से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि हम लोग का जो बल्ब है या जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स है वो हीट अप करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे, और बल्ब खास करके फैन वगैरह या जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो उसके चलते धीमा चलना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो ये मैंने बताया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। वो क्या करते हैं, खुद में से करंट को फ्लो करने से क्या करते हैं, रोकते हैं, है ना? रोकने का उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से, देखिए सर्किट डायग्राम में इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा जिग जैग करके। ये सर्किट डायग्राम में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना? ये हो गया मेरा रेसिस्टेंस, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि आर मतलब हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है? क्योंकि इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम्स, ओम होता है, ठीक है? इसको तो चलिए अब हर जगह पे तो हम ओम लिख नहीं पाएंगे, मतलब हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम बचाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ एक सिंबल लगाते हैं, ठीक है? ये देखे होंगे हम लोग कड़ी जो पाइप में ऐसा फंसाते हैं, उस तरीके का ये हम लोग को कड़ी जैसा दिखाई दे रहा है ना? तो ये ओम हो गया, है ना? इतना चीज हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, अब कुछ एक दो बात और अराइज होता है कि भाई ये जो नया टर्म हम लोग को देखने को मिला, ये किसी भी कंडक्टर्स के ऊपर में किन किन टॉपिक, मतलब उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना? वो प्रॉपर्टी क्या है कि पहला, वो कंडक्टर कौन सा होगा, मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना? सेकेंड है कि उसका लेंथ क्या है, उस कंडक्टर का, उस वायर का लंबाई क्या है, ठीक है? थर्ड नंबर पे उस वायर का मोटाई कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, अगर वो ज्यादा थिकर होगा या अगर थोड़ा थीन है, पतला है, दोनों कंडीशन में देखेंगे हम लोग, ठीक है? लास्ट वन टेम्परेचर,
टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रेसिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है ना, तो फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। तो पहला नंबर पे ये क्या है, नेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है। हम अभी बताएं कि सिल्वर है तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट को फ्लो होने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर एल्युमिनियम का बात करेंगे तो ऐसा समझते हो उसमें स्पीड ब्रेकर उस रोड में बहुत ज्यादा है ना, जिसके चलते क्या होगा, करंट को फ्लो करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या है कि कंडक्टर का लेंथ हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस भी क्या होगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरीके से, तो उसको हम लोग ए मानते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये जो है, जैसे वायर तो होता है सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरीके से लंबा होता है वायर, है ना, तो इस वायर का जो है कि ये जो एरिया है उसको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वायर है, चलिए हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखते हैं। जैसे ये हमारे हाथ में एक वायर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसका ये जो है, ये जो थिकनेस है, ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जैसे ये जो एरिया है इसे हम लोग कहेंगे, ये जो सर्कुलर एरिया इसे कहेंगे हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, चलिए तो लेंथ तो समझ गए कि लेंथ जितना अधिक होगा उतना ही अधिक रेजिस्टेंस होगा, है ना, जितना लंबा जर्नी हम लोग तय करेंगे उतना हम लोग को प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्या बताता है कि जितना अधिक वो मोटा होगा, है ना, जितना रोड अगर वाइड विड्थ होगा, चौड़ा होगा, है ना, उतना ही आसानी से हम लोग उसमें चल पाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा उतना ही उसमें हम लोग को कम फ्लो मतलब दिक्कत आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 2। थर्ड नंबर पे देखते हैं हम लोग, सॉरी फोर्थ नंबर पे देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, चलिए हाँ देखिए, टेम्परेचर ऐसा हम लोग नोटिस किए होंगे कि अक्सर गर्मी के टाइम पे हमारे घर का जो पंखा होता है या बल्ब होता है वो थोड़ा धीमा चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो दो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हम लोग को पता है कि वायर जो होता है वो थोड़ा सा खींचता है ना, थर्मल एक्सपेंशन उसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो खींचने के चलते क्या होता है कि उसमें ना जो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बीच का गैप बढ़ जाता है। उस बीच का गैप बढ़ने के चलते उसका जो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब आसानी से चार्ज को पास करने के लिए वो जो आसानी से नजदीक थे तो आसानी से चार्ज को फ्लो करवा पाते थे। ठीक है, लेकिन अब जब वो थोड़े दूर दूर हो गए तो उनको ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है, जिनके चलते उसमें रेसिस्टेंस या धीमा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो चीजें हैं इसका यूज अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशन लिख रखे हुए इन दोनों इक्वेशन का यूज करके एक नए टर्म के बारे में समझेंगे, वो है रेसिस्टिविटी। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्या है रेसिस्टिविटी तो बता देते हैं, उससे पहले अभी जो हम लोग दो इक्वेशन लिखे थे फिर से उसको लिखेंगे। तो पहला क्या था, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया बढ़ाएंगे जितना रोड विड्थ होगा, चौड़ा होगा, हमको चलने में उतना ही आसानी होगा। ठीक है, तो आसानी होगा तो ठीक उसी तरह क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वायर का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा आसानी से जा पाएगा, है ना, और उस पे आसानी से करंट भी फ्लो कर पाएगा, है ना, इसीलिए एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस, कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ना क्या मिलता है हम लोग को,
L by A। तो जब कभी भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं वी पुट अ कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को पुट करते हैं। क्या था वो कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रो। L by A हो गया है ना। चलिए ये रो इज रेसिस्टिविटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं है ना। इतना चीज आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये रो जो है ये ग्रीक लेटर का जिस तरीके से हम लोग को एबीसीडी देखने को मिलता है ना, हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से ग्रीक लेटर है। ये भी ग्रीक का क्या है एबीसीडी है ठीक है रो। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं रो पढ़ते हैं ठीक है। चलिए अब ये रेसिस्टिविटी का थोड़ा सा कुछ कुछ और टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं है ना। कि चलिए ये तो अभी हम लोग रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाल दिए। अब ऐसा करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं ठीक है। रेसिस्टिविटी तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इधर हम लोग करते हैं। तो रो इज इक्वल टू वी कैन राइट ना ये इधर आ जाएगा। तो आर ए बाई एल ऐसा कुछ हम लोग को रेसिस्टिविटी के लिए निकल कर आता है। चलिए यूनिट के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बात करते हैं है ना। तो चलिए यूनिट निकालते हैं इसका। तो यूनिट क्या होगा भाई। देखिए रेसिस्टेंस का यूनिट अभी हम लोगों ने देखा ओम ठीक है। और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। और इसका यूनिट क्या होता है लेंथ का यूनिट वो होता है मीटर ठीक है। तो ये 1 मीटर इससे कट गया तो हमारे पास में जो इसका एसआई यूनिट निकल करके आ रहा देखिए इधर ओम और इसके पास मीटर। तो यानी कि क्या निकला हमारे पास ओम मीटर निकला है ना। तो एसआई यूनिट इज ओम मीटर। आई थिंक आप लोगों को ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब रही बात रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि कंसीडर करते हैं है ना। ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं कि एक वायर लेते हैं जिसका लेंथ है 1 मीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो 1 मीटर का स्क्वायर में है ना। तो देखिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक वायर जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर है ऐसा कुछ है। तो अगर हम लोग इसको इस पे रखते हैं तो हमारे पास रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आर ये 1 हो गया और नीचे भी 1 हो गया। तो रो इज इक्वल टू आर सिंपली हमको मिल जाता है। तो बताता है क्या बताता है समझिए थोड़ा बात को है ना। कि देखिए इस केस में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोथ आर सेम दोनों सेम हो गया है ना। कैसे कि देखिए एक वायर है ना जिसका लेंथ अगर हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा व्हिच इज इक्वल टू द न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टिविटी है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसका डिफाइन कि रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द resistance of that conductor having cross section area 1 meter square and length is 1 meter। उसका लेंथ क्या होगा 1 मीटर होगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देन हम लोग इसको इरेज करते हैं। नोट कर सकते हो आप लोग रेसिस्टिविटी भी हमारा टॉपिक क्लियर है ना। रेसिस्टिविटी भी क्लियर हो गया है ना।